नमस्कार दोस्तों, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसका आज हम फोर्थ पार्ट समझने वाले हैं। इससे पहले हमने फ्रांस की क्रांति कैसी हुई, जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ, इटली का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा की है। आज हम ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 18वीं सदी से पहले, यदि हम 18वीं सदी के पहले यदि चर्चा करते हैं तो द ग्रेट ब्रिटेन ऐसा कोई नेशन था ही नहीं, ऐसा कोई देश था ही नहीं 18वीं सदी से पहले। उसके बाद उसका निर्माण होते गया। मगर 18वीं सदी से पहले यदि हम चर्चा करते हैं तो वहाँ मतलब उस द्वीप पर, ये जो ब्रितानी द्वीप है, ब्रिटिश द्वीप, वहाँ कौन कौन से ग्रुप रहते थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वहाँ एथनिक ग्रुप रहते थे, बहुत सारे एथनिक ग्रुप। तो उसमें कौन कौन से एथनिक ग्रुप थे? तो अंग्रेज़ थे, वेल्स, स्कॉट या आयरिश थे। अभी एथनिक ग्रुप का मतलब क्या है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एथनिक ग्रुप मतलब ऐसा एक इंसानों का समुदाय जिसमें भाषा के मतलब एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हो, या एक जैसे धर्म वाले लोग रहते हो, या एक जैसा इतिहास, तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं एथनिक ग्रुप। यदि आप देखोगे यहाँ कि अलग अलग जो समूह है, जैसे स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है या फिर आयरलैंड है, यहाँ अलग अलग ही समूह रहते थे। ये ग्रुप है, ये एथनिक ग्रुप है, या अलग अलग जगहों पर रहते थे। और इनको अपने अपने एक परंपराएं थी, अपना अपना एक कल्चर था, अपने अपने एक राजनीति थी जो उसके हिसाब से चल रही थी। मगर धीरे धीरे जैसे इंग्लैंड जो है, धीरे धीरे इंग्लैंड की जो ताकत है वो बढ़ने लगी, वहाँ की जो औद्योगिकरण शक्ति है वो बढ़ने लगी, या फिर वहाँ का जो पैसा है, वहाँ की धन दौलत बढ़ने लगी। और फिर उन्होंने, इस इंग्लैंड ने क्या किया, इन पर राज करना शुरू किया, अपना प्रभाव। इंग्लैंड ने खुद का, ये जो अंग्रेज़ है इन्होंने खुद का प्रभाव, अभी इस अंग्रेज़ वालों को कैसे भूलेंगे हम, इन्होंने तो हम पर भी राज किया है और फिर ये इनको कैसे छोड़ेंगे फिर। तो इन अंग्रेज़ों ने इन पर राज करना शुरू किया, स्कॉटलैंड के लोगों पर, वेल्स के लोगों पर, आयरलैंड के लोगों पर। और ये जो जगह है इनको कब्जे में लाने की कोशिश शुरू की। जैसे 1688 में क्या हुआ, जेम्स द्वितीय को इन अंग्रेज़ों ने गद्दी से हटा दिया। और जैसे ही इसे गद्दी से हटा दिया उसके बाद उन्होंने, इन अंग्रेज़ों ने, ये जो इंग्लैंड के अंग्रेज़ थे, उन्होंने एक एक प्रदेश पर अपना कब्जा शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड पर अपना कब्जा किया। और जब कब्जा किया तो वहाँ भी पार्लियामेंट थी और इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट थी। तो दोनों पार्लियामेंट में वो जो उसका विलय करना था, उस स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में समाविष्ट करना था, तो वो पारित हुआ। तो 1707 में हुआ। उसके बाद उसे कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। इस एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से ही स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में शामिल किया। और फिर उन्होंने उसको एक नाम दिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक देश का निर्माण हो गया। और फिर देश का तो निर्माण हो गया, और फिर अभी देश निर्माण हो गया एक अलग सा। मगर स्कॉटलैंड के लोग भी, यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी विरोध करते थे, मगर उन्हें इन अंग्रेज़ों के सामने झुकना पड़ता था। तो यहाँ जो एक बात है, जो स्कॉटिश हाईलैंड है, आप याद देखोगे इस नक्शे में, ये जो हाईलैंड है और नीचे का जो है लोलैंड। तो ये जो हाईलैंड के लोगों ने काफ़ी विरोध किया, मगर जब जब इन्होंने विरोध किया तब इनको इनका बहुत नुकसान हुआ और वापस उन्हें हार माननी पड़ी। बहुत सारे लोगों ने तो ये जो जगह है वो छोड़कर दूसरे जगह पर उन्हें मजबूर होना पड़ा, जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी जो गेलिश लैंग्वेज थी, गेलिश लैंग्वेज, वो भी उन्हें बोलने की परमिशन नहीं थी। और ना ही उनका जो पोशाक था, उनका जो ड्रेस था, जो ट्रेडिशनल ड्रेस, वो भी पहनने के लिए उन्हें परमिशन नहीं थी। तो उन्हें बहुत सारा अन्याय सहन करना पड़ा। और बाद में उन्हें उसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल होना पड़ा, मजबूरन होना पड़ा। उसके बाद उन्होंने आयरलैंड पर कब्जा करना शुरू किया। यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ऐसे दो धार्मिक समूह रहते थे। तो इन अंग्रेज़ों ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि आप उन कैथोलिक के विरोध में लड़िए जो विरोध कर रहे हैं। तो इन्होंने विरोध करना शुरू किया और इन्होंने, ये जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने प्रोटेस्टेंट को मदद करना शुरू की। 1798 की बात है कि ये जो ब्रिटिश है, अंग्रेज़, इनके खिलाफ जिन्होंने भी बगावत की उन्हें बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया। ऐसे ही ओल्ड टोन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया, बगावत करने की कोशिश की, मगर ब्रिटिशों ने इन्हें बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया। और इन्हें मजबूरन इस आयरलैंड को, क्योंकि इनका काफ़ी विरोध था इस ऑर्गेनाइजेशन का, उनका यही कहना था कि हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें अपना अलग रहना है,
मगर ब्रिटिशों ने नहीं माना, इन अंग्रेज़ों ने नहीं माना और इन्हें मजबूरन 1801 में ब्रिटिश में शामिल होना पड़ा। और उसके बाद इन ब्रिटिशों ने उनका जो झंडा है, जो फ्लैग है और राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। हर जगह पर, हर समूह तक उन्होंने इसे प्रमोट करने की कोशिश की और इस तरह से उन्होंने पूरे आइलैंड को 1801 में कब्जे में ले लिया। मगर उसके बाद जो आइलैंड है, एक भाग, एक हिस्सा, वो अपना स्वतंत्र बन गया और 1949 में हुआ वो। मगर जो उत्तरी आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड, वो यूके के ही कब्जे में रहेगा। यूके मतलब वही द ग्रेट ब्रिटेन, तो उसके कब्जे में आप यहाँ देख सकते हो। तो अभी तक हमने इसकी चर्चा की कि अलग अलग देशों में किस तरह की राज्य क्रांति हुई, किस तरह से उन देशों का निर्माण हुआ। अब हम थोड़ा सा अलग चर्चा करने वाले हैं कि ये जो राष्ट्र है, जो नेशन है, उसकी जो दृश्य कल्पना कैसी की, मतलब किस तरह से लोगों ने सोचा कि राष्ट्र कैसे होना चाहिए, राष्ट्र कैसे दिखना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति, एक कोई इंसान की हम प्रतिमा बना सकते हैं, मगर देश की कैसी प्रतिमा बनाए, देश की इमेज कैसी बनाए, मतलब कैसा देश कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए क्या कल्पना की जाए। तो उस समय के जो 18वीं और 1819 के सदी के जो कवि है, जो राइटर थे, उन्होंने कुछ कल्पना की कि राष्ट्र की प्रतिमा, राष्ट्र का रूप कैसे होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति जब हो रही थी तब उन्होंने मारियान की प्रतिमा बनाई। अभी मारियान एक स्त्री का रूप, मगर ये कोई असल में कोई स्त्री थी ही नहीं, एक काल्पनिक स्त्री थी जिसे उन्होंने नाम दिया मारियान। एक ईसाई नाम है एक मारियान। और फिर उसकी प्रतिमा बनाई और फिर उसे हर चौराहे पर लगाने की कोशिश की, जिससे उस प्रतिमा को देखकर लोगों के मन में राष्ट्रीयता जाग उठे। और उस ज़माने में नारी का रूप देने की एक प्रथा चली, तो वही फेमस हो गई और बाद में अलग अलग देशों में भी नारी का ही रूप देने की कोशिश की। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय मारियान की जो प्रतिमा है वो इतनी फेमस हो गई, हर चौराहे पर लगाई गई, हर जगह जगह पर लगाई गई, जिसकी वजह से लोग उस प्रतिमा को देखकर, वो जो प्रतिमा थी उस मारियान की, वो काल्पनिक थी, असल में ऐसी कोई स्त्री थी नहीं, मगर उसे देखकर लोगों के मन में एक राष्ट्रीयता जागृत होने लगी और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो उसके लिए भी वो कारण है। तो उस ज़माने में क्या क्या था, कैसे था, तो स्वतंत्रता का प्रतीक के लिए क्या वो यूज़ करते थे, तो लाल टोपी यूज़ करते थे और टूटी जंजीर टूटी हुई है, उसका मतलब है हमें आज़ादी चाहिए। इंसाफ के लिए एक स्त्री और उसके आँखों पर पट्टी और तराजू, तो इस तरह से इंसाफ का प्रतीक, हमें इंसाफ चाहिए। मतलब वो कैसे दिखाते थे कि हर एक चौराहे पर, हर एक जगह जगह पर वो कुछ पैम्पलेट लगाते थे जिस पर आँखों पर एक स्त्री ऐसी थी कि जिसके आँखों पर पट्टी है और तराजू है, जिससे इंसाफ की मांग, और लोगों को पता चलता था कि नहीं हमें इंसाफ चाहिए। उस प्रतिमा को देखकर, उन पैम्पलेट को देखकर, तो लोगों के मन में एक राष्ट्रीयता जागृत होती थी। उसी तरह से जर्मन के जो लोग हैं उन्होंने भी एक कल्पना की, जर्मनिया एक स्त्री बनाई, एक प्रतिमा बनाई, ठीक है, और उसके सिर पर बलूत पत्तियों का मुकुट बनाया। आप देख रहे होंगे इमेज में, ये जर्मनिया है, ठीक है, असल में ये कोई स्त्री है ही नहीं, ठीक है, ये काल्पनिक है। इसे बनाया, कवियों ने बनाया अपनी कल्पना से, एक देश की कल्पना की, हमारा देश कैसा हो इसकी कल्पना की, आज़ाद चाहिए और हम कैसे हैं, ताकतवर है, वीर है, शूरवीर है, ये दिखाने के लिए प्रतिमा बनाई। तलवार से कि हमें लड़ने की ताकत चाहिए, हम लड़ सकते हैं, तलवार का प्रतीक। अलग अलग जो चीज़ें थी उसका एक अलग अलग रूप था, अलग अलग पहचान थी, अलग अलग एक मीनिंग था। जैसे तलवार का मीनिंग क्या है, तलवार का मतलब कि हम लड़ने के लिए सक्षम हैं। और जो बलूत पत्तियों का जो मुकुट था, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि हम वीर है, शूरवीर है, हम लड़ सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रतीक, जैसे सूरज की किरण मतलब एक नई युग की शुरुआत। तो ऐसी अलग अलग प्रतिमाओं की तब चर्चा हो रही थी और उसका यूज़ किसके लिए होता था कि लोगों के मन में राष्ट्रीयता जागृत होने के लिए। उसके बाद हम राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की भी चर्चा करने वाले, क्योंकि राष्ट्रवाद की वजह से ही देशों का निर्माण हुआ है, अलग अलग देश का निर्माण हुआ है, नेशनलिज्म जिसे कहते हैं। मगर 17वीं या 18वीं सदी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था, 19वीं सदी के बाद उस तरह का वो राष्ट्रवाद नहीं रहा, उसमें साम्राज्यवाद भी मिल गया। अभी राष्ट्रवाद क्या है उसके बारे में हमने पहले चर्चा की। सिंपल तरीके से यदि हम बात करेंगे तो राष्ट्रवाद मतलब जैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम, वहाँ का जो समाज है उसके प्रति प्रेम, और उन्हें
न्याय दिलाने के लिए लड़ना, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। और साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्य बढ़ाना, बस अपना एरिया बढ़ाना और वही विचार रखकर दूसरों की ज़मीनों को, दूसरे जो राज्य है उन्हें कब्जे में लाना, यही एक साम्राज्यवाद है। तो राष्ट्रवाद में साम्राज्यवाद मिक्स हो गया था। 19वीं सदी के बाद लोग एक दूसरे के साथ ईर्ष्या कर रहे थे, लोग एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, मतलब जो राज्य है उनके साथ ही झगड़ने लगे थे कि वो जो भूभाग है, वो जो एरिया है वो हमारा है, और उसमें आपस में ही लड़ाई शुरू हुई थी। तो इसे कहते साम्राज्यवाद, और ये बहुत घातक था। इसी साम्राज्यवाद की वजह से 1871 में काफ़ी बदलाव होने लगा। उसका एक एग्जाम्पल जैसे बाल्कन क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इसमें जैसे आज के जो देश है रोमानिया, बुल्गारिया, ये जो देश है ये बाल्कन के ही एक हिस्सा थे। मगर और यहाँ जो है ऑटोमन साम्राज्य था, इसने काफ़ी तरक्की विकास करने की कोशिश की, मगर इस ऑटोमन साम्राज्य से एक एक राज्य छूटता गया और अपने स्वतंत्रता, अपने राष्ट्रीयता का वो एग्जाम्पल देते गया और उन्होंने एक अपना राज्य, अपना नेशन स्थापित किया। ऑटोमन ने काफ़ी कोशिश की मगर वो वहाँ सक्सेस न हो पाया, क्योंकि हर एक अपने आप को अलग चाहता था। वो कहते थे कि ये जो यहाँ के जो बाल्कन के जो स्टेट थे, अलग अलग स्टेट, वो कहते थे कि नहीं, हम पहले कभी आज़ाद थे मगर आज हम यहाँ पारतंत्र में आ चुके हैं तो हमें अपनी आज़ादी चाहिए। तो इस तरह से वो एग्जाम्पल देकर उसके लिए वो लड़ते थे और वो अलग वहाँ से छूट रहे थे, एक एक राज्य अलग हो रहा था। और इन बाल्कन वासियों को स्लाव नाम से पुकारा जाता था और इनका आपस में संघर्ष तो चल ही रहा था। बाल्कन के ही अलग अलग जो राज्य एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें अलग होना ही तो था, मगर उसके साथ साथ वो दूसरे राज्यों का भी हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहे थे और इनमें काफ़ी संघर्ष बढ़ने लगा। और इसी के साथ जो बाहरी जो राज्य, बाहरी जो स्टेट थे, उनको भी इन पर कब्जा करने का एक चांस मिल गया। वो भी इन पर संघर्ष करने लगे, इनके साथ लड़ने लगे। और उसमें रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इन्होंने इस पर कब्जा करने की काफ़ी कोशिश की। और उसी के साथ 1841 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और अभी ये युद्ध कैसे हुआ कि हर एक चाहता था कि हमारा प्रभाव इस बाल्कन क्षेत्र पर रहे, विकास की दृष्टि से, औद्योगिकरण की दृष्टि से, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमारे कब्जे में कैसा है। इसलिए इस बाल्कन पर लोग अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जो रूस, फ्रांस ये जो है ये उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें युद्ध शुरू हुआ, उसे ही हम विश्व युद्ध कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध इसी के वजह से हुआ, इस साम्राज्यवाद की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसमें सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान एक तरफ थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उस्मानिया एक तरफ थे। ऐसे इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई। काफ़ी लोग, काफ़ी सैनिक मारे गए, क्योंकि हर कोई अपना भूभाग बढ़ाना चाहता था, अपना एरिया बढ़ाना चाहता था। अक्सर देखा जाए तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है साम्राज्यवाद की वजह से हुआ। साम्राज्यवाद मतलब अपना एरिया बढ़ाना, उसके वजह से तो हुआ, मगर उसमें खास जो था सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में ही युद्ध था। मगर उस सर्बिया को ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान ने सपोर्ट किया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी, हंगरी, उस्मानिया आदि राष्ट्रों ने सपोर्ट किया और उसके वजह से एक बहुत ही बड़ा विश्व युद्ध हुआ। मगर उसकी जड़ में जो था वो था साम्राज्यवाद, ठीक है। और एक दूसरे के साथ दुश्मनी जो वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक चांस चाहिए था और वो चांस उन्हें मिल गया और वो प्रथम विश्व युद्ध हो गया। तो इसी तरह से हमने क्रांति के साथ, मतलब राज्य क्रांति के साथ साथ, मतलब देशों का निर्माण कैसे हुआ, उसके साथ साथ एक दूसरे देश एक दूसरे के साथ कैसे लड़ने लगे, वो भी आज हमने समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।